हे गाइस, मैं डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अपकमिंग नीट एग्जाम से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए और उस नीट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। करंटली हम प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये तो हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज के इस लेक्चर वीडियो के बाद हमारे 3 यूनिट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी के कवर हो जाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तीनों के तीनों यूनिट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैंड रिटन नोट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, जाके वो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कीजिए। उन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी इवन बेटर अंडरस्टैंड होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें उसमें बताई गई है, तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर वीडियोस एंड हैंड रिटन नोट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो जाके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें दो चीज़ें डिस्कस हो रही है, पहले प्लांट की ग्रोथ, दूसरी डेवलपमेंट। सो होता क्या है ये ग्रोथ? ग्रोथ इज नथिंग बट अ इररिवर्सिबल, व्हाट इज इट? इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। अब ये साइज किसी भी चीज़ का हो सकता है, साइज ऑर्गन का हो सकता है या साइज सेल का हो सकता है, ठीक है। सो ग्रोथ है क्या? इट इज़ एन इरिवर्सिबल, मतलब एक बार हो गया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। परमानेंट मतलब हो गया सो हो गया, टेम्परेरी नहीं है, ये हो गया। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना। इन वॉट? इन इट्स साइज। सो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज इज योर ग्रोथ। देन वॉट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब ऑल द चेंजेस, ठीक है। मतलब प्लांट जब सीड से, और आखिरी फेज क्या है प्लांट का? सेनेसेंस, जिसमें प्लांट मरता है। सो ऑल द चेंजेस दैट आर सीन फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड जर्मिनेट कर रहा है मतलब सीड से प्लांट बाहर निकल रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस मतलब डेथ, सेनेसेंस। स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी चेंजेस आ रही है प्लांट में उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। सो अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन समझ आ गया तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 पार्ट में ही एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस टाइप का ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और आखिरी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बताएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला फीचर है कि प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब वो चलता ही रहता है, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ मतलब सेल आएगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाएगा और ये डिवीजन चलता ही रहेगा। इट इज इनडेफिनेटली गोइंग ऑन, दैट इज इट हैज अनलिमिटेड ग्रोथ एक्टिविटी, अनलिमिटेड ग्रोथ एबिलिटी, ठीक है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ एबिलिटी आ कहाँ से रहा है प्लांट के पास? ये एबिलिटी आ रही है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल की वजह से, विच इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेम है ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा और परपेचुएट करेगा। डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट मतलब ये कि डिवाइड करेगा और ग्रो करता रहेगा, परपेचुएट, ठीक है। मेरिस्टेम क्या करता है? डिवाइड करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है। और क्योंकि मेरिस्टेम डिवाइड करता रहता है जिंदगी भर, इसीलिए प्लांट हैज द एबिलिटी टू ग्रो इनडिटर्मिनेटली, वो ग्रो करता ही रहेगा। तो ये जो ग्रोथ है इसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है हमारा प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है हमारा क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ में होता है अलोंग द एक्सेस, मतलब ऊपर की तरफ प्लांट का बढ़ना, नीचे की तरफ प्लांट का बढ़ना, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ अलोंग एक्सेस। तो ये किसकी वजह से होता है? हमारे पास अपाइकल मेरिस्टेम्स है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम्स। अपाइकल मतलब टिप, ठीक है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम मतलब रूट का टिप। तो वहां पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड है। और शूट अपाइकल मेरिस्टेम मतलब शूट का टिप, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट का। अगर प्राइमरी ग्रोथ लेंथ का बढ़ना है तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? गर्थ का बढ़ना। गर्थ मतलब मोटा। प्लांट को आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बहुत दुबला पतला सा प्लांट होता है, फिर जैसे आप पानी देते हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, प्लांट ग्रो करता है तो उसकी स्टेम्स मोटी मोटी हो जाती है ना। तो ये क्या है? ग्रोथ इन गर्थ ऑफ द प्लांट, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम।
स्टेम। लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये भी क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये लैटरल मेरिस्टेम में आते हैं और ये गर्थ को इंक्रीज करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में ये चीज़ें आपको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझो कि हमारे पास कितने टाइप के मेरिस्टेम्स है? दो टाइप के हैं। एक है जो प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, दूसरा है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। सेकेंडरी ग्रोथ जो करा रहा है वो क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ जो करा रहा है वो है शूट एंड रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो यही चीज़ डायग्राम में देखो, ऊपर जो होता है वो क्या है? शूट जा रहा है ऊपर, तो टिप में जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया अभी क्या है? ये शूट एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम है ये। तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखो अब क्या है? नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या है? ये है रूट एपाइकल मेरिस्टेम। क्या है? रूट एपाइकल मेरिस्टेम। अगेन रूट एपाइकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है? लेंथ बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास? वैस्कुलर कैम्बियम है। तो ये जो ऐसे ब्लैक लाइन दिख रही है, ये क्या है आपका? वैस्कुलर कैम्बियम है। थ्रू आउट लेंथ प्रेजेंट है। क्या करेगा ये? गर्थ इंक्रीज करेगा। क्या है ये? वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ऊपर है क्या? शूट प्रेजेंट है हमारा, नीचे क्या है हमारा? रूट है। ठीक है, तो पहला फीचर ग्रोथ का कंप्लीट हो गया, दैट इज इट इज एन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और कैसे आप ग्रोथ करा रहे हो? थ्रू द मेरिस्टेम्स। दूसरा फीचर ग्रोथ का क्या है? ग्रोथ की मेजरमेंट। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे? अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स है। अब ये पैरामीटर्स डिपेंड कैसे करते हैं कि छोटे पैरामीटर्स, यानी आप सेल के लेवल में, सेलुलर लेवल में देखना चाह रहे हो ग्रोथ, या ओवरऑल टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल में देखना चाह रहे हो। अगर हम एक छोटा सा चार्ट बनाएं तो एक तरफ आ जाएगा हमारा पैरामीटर जो हम ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, दूसरी तरफ हमारे आ जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ग्रोथ मेजर करने के लिए पैरामीटर कौन सा है हमारा? सेल नंबर। सपोज हमारा सेल नंबर इज द पैरामीटर, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है रूट एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम। रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम कितने सेल्स प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मोर देन 17,500 सेल्स पर आवर। एक घंटे में वो 17,500 सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप रूट एपाइकल मेरिस्टेम का ग्रोथ मेजर करना चाहते हो तो किस में मेजर होगा? वो नंबर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेल साइज इज द अदर पैरामीटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन। वाटरमेलन सेल्स, जो वाटरमेलन के सेल्स होते हैं, इट कैन इंक्रीज अप टू 3,50,000 टाइम्स इन साइज की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा सेल है, उससे सेल वाटरमेलन का सेल स्टार्ट होगा, लेकिन दैट सिंगल सेल ऑफ वाटरमेलन कैन ग्रो टू सच अ बिग साइज। तो सेल साइज एज अ पैरामीटर एग्जाम्पल इज वाटरमेलन सेल्स। लेंथ एज पैरामीटर, तो पोलन ट्यूब। आपको पता है कि पॉलिनेशन के बाद पोलन अपना पोलन ट्यूब बनाता है जिसके थ्रू वो प्लांट के ओवरी तक जाता है। अगर नहीं पता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर में आपको बता दूंगा। तो पोलन ट्यूब का लेंथ आप कैसे मेजर करते हो? ग्रोथ कैसे मेजर करते हो आप पोलन ट्यूब का? लेंथ के थ्रू। ठीक है, वैसे ही सरफेस एरिया इज अनदर पैरामीटर। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किस चीज का? लीफ का। लीफ, तो अगर लीफ का ग्रोथ आपको मेजर करना है तो उसका सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब लीफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। Now, the third thing about the growth that you should be knowing is phases of growth. Phases of growth. ग्रोथ की 3 फेजेस है। कौन कौन सी? मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकेंड इज फेज ऑफ इलोंगेशन, एंड थर्ड इज फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब सारे के सारे सेल्स जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जनरेट हो रहे हैं, सारे के सारे सेल्स यही 3 फेजेस के थ्रू ही ग्रो करते हैं। कोई भी सीधा मैच्योर नहीं होता, पहले वो मेरिस्टेमेटिक फेज में होगा, फिर इलोंगेशन फेज में होगा, फिर फाइनली मैच्योरेशन फेज में होगा। सो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं सेल्स। कहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक फेज एक्टिव हमारा? सेल्स ऑफ रूट एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम्स। बेसिकली जो भी मेरिस्टेम है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज सेल्स में चल रहा है। अब ये सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेल्स कैसे होंगे? दे विल बी एक्टिव सेल्स, मतलब दे विल बी रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दे विल बी रिच इन प्रोटोप्लाज्म। दूसरी चीज क्या होगी? दे विल हैव लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज
न्यूक्लियस, क्योंकि वो बार बार डिवाइड कर रहा है तो दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस। तीसरी चीज़, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो दे हैव प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल इज प्राइमरी, मतलब इट इज नॉट वेरी हार्ड एंड थिक। प्राइमरी मतलब इट इज थिन एंड सेल्यूलोसिक। सेल्यूलोसिक, इससे होगा क्या, इससे मदद ये मिलती है कि अर्ली बार बार डिवाइड हो रहे हैं ना सेल, तो जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार सेल वॉल को भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब सेल वॉल अगर हार्ड हो जाएगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा, है ना। इसीलिए सेल वॉल हार्ड नहीं होता, इनमें सेल वॉल प्राइमरी होता है, दैट इज थिन एंड सेल्यूलोसिक सेल वॉल, ताकि वो भी बार बार प्लांट सेल के साथ डिवाइड करता रहे। तो जितने भी सेल्स हमारे मेरिस्टेम्स में लोकेटेड है, मेरिस्टेम्स में लोकेटेड है, इन शूट एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वो क्या हमारे कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक फेज में है। मेरिस्टेमेटिक फेज के ठीक नीचे क्या आता है हमारा, इलॉन्गेशन फेज, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन राइट आफ्टर मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक फेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स इलॉन्गेट हो रहे, सेल्स बड़े हो रहे, तो सेल्स आर गेटिंग लार्जर, सेल्स आर गेटिंग लार्जर। अभी भी मैच्योर नहीं हुए, वो बस साइज में बड़े हो रहे, सेल्स आर गेटिंग लार्जर। तो इन सेल्स, जो सेल्स लार्जर हो रहे हैं, इन सेल्स का क्या फीचर है इन द जोन ऑफ इलॉन्गेशन, सबसे पहले सेल्स बड़े हो रहे हैं तो इनके वैक्यूल का साइज बड़ा होगा, इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, ठीक है, वैक्यूल का साइज भी बड़ा होगा और नए नए वैक्यूल्स भी आएंगे। इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, सेल को बड़ा होना है मतलब सेल एनलार्जमेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना, सेल इज गेटिंग एनलार्ज्ड। और अब ये जो सेल जोन ऑफ इलॉन्गेशन में, इस सेल को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ जो हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रेजेंट है सिर्फ वही कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है। तो अगर इस सेल को डिवाइड नहीं करना, तो यहाँ मैंने क्या बोला था ऊपर कि सेल वॉल प्राइमरी है, तो अब इस सेल वॉल को हम परमानेंट कर देंगे। सो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हैपेंस, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हैपेंस। अब फाइनली लास्ट जोन क्या है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसी सीक्वेंस में चल रहा है। मेरिस्टेमेटिक जोन है जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है, जैसे जैसे डिवाइड करके आगे बढ़ रहा है वो पीछे सेल्स छोड़ रहा है इन द जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अब सेल जैसे जैसे इलॉन्ग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसके बाद वो सेल्स कहाँ जा रहे हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन में। तो ये क्या, जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ठीक पीछे है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सेल्स अब मैच्योर हो गए, है ना, सेल्स मैच्योर हो गए मतलब क्या, सेल्स मैच्योर हो गए मतलब कि इनके सेल्स की फीचर मैक्सिमम साइज दे हैव अटेन्ड, मैक्सिमम साइज हैज बीन अटेन्ड बाय द सेल्स, सेल वॉल थिकनेस मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम सेल वॉल थिकनेस, मैक्सिमम सेल वॉल थिकनेस एंड प्रोटोप्लास्टिक मॉडिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं वैक्यूलेशन बता रहा था, प्रोटोप्लास्टिक मॉडिफिकेशंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोटोप्लास्टिक मतलब जो भी प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन हो रहा था दैट इज कंप्लीट, प्रोटोप्लास्टिक मॉडिफिकेशंस कंप्लीट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्टिक मॉडिफिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये तीन क्या है, हमारे ग्रोथ के फेजेस है। अगर आपको एक डायग्राम में दिखाऊं जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, तो देखो यहाँ पे ऐसे लेबलिंग कर रखी है A B C D E F एंड G। तो ये शो क्या कर रहे हैं इस डायग्राम में, ये दिखा रहे हैं कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो A था वहाँ पे क्या एपाइकल मेरिस्टेम है ना। अब एपाइकल मेरिस्टेम क्योंकि कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है, तो देखो वो कहाँ तक पहुँच गया, सेल बनाते बनाते डिवाइड करके वो सेल छोड़े जा रहे हैं पीछे पीछे अपने, है ना। तो वो A यहाँ का यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। A और B कौन सा जोन है आपका, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन है ये, मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे सेल्स डिवाइड किए जा रहे हैं और ये आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। अब C एंड D अगर आप देखोगे, C एंड D, तो यहाँ पे A B के बिल्कुल पीछे थे, लेकिन अब क्या थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बड़े हो रहे हैं, इलॉन्गेट हो रहे हैं। तो ये कौन सा जोन है, ये हमारा है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। व्हाट इज दैट, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। एंड फाइनली आप देखोगे GFE जहाँ पे थे ऑलमोस्ट वहीं के बराबर ही लोकेटेड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल्स का साइज नहीं बढ़ रहा, तो इनिशियल लोकेशन जो था G का वही अभी भी लोकेशन है। मतलब यहाँ पे साइज सेल्स हमारे, मतलब यहाँ पे सेल्स हमारे फिक्स हो गए। मतलब ये कौन सा जोन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट्स। तो आपके ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके हैं, या तो अर्थमेटिक ग्रोथ हो सकता है या जियोमेट्रिक ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ रेट्स। सो सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ। सो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है कि एक सेल है, ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ये दो सेल बनाएगा। अब ये जो दो सेल बना उसमें से एक सेल क्या करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, दिस मैच्योर्स। और एक सेल फिर से डिवाइड करेगा, जो ये सेल वापस डिवाइड कर रहा है ये क्या करेगा,
ये 2 सेल बनाएगा। अब इसमें से एक और सेल मैच्योर होगा और एक सेल डिवाइड करेगा। दिस वन विल डिवाइड। सो बेसिकली अरिथमेटिक ग्रोथ में होता ये है कि एक डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड वाइल द अदर डॉटर सेल्स विल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सो एक डॉटर सेल डिवाइड करता रहेगा और दूसरा डॉटर सेल मैच्योर करता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इज रूट इलॉन्गेशन। रूट इलॉन्गेशन एट अ कॉन्स्टेंट रेट, एट अ कॉन्स्टेंट रेट। सो बेसिकली जो आपको अभी मैंने 3 जोन्स बताई थी ना, तो यही हो रहा है वहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहा है। अब सारे के सारे डॉटर सेल्स डिवाइड करती रहेंगे तो वहाँ पे बस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा, लेकिन वहाँ पे जोन ऑफ इलॉन्गेशन भी आ रहा है, जोन ऑफ मैच्योरेशन भी आ रहा है। मतलब ये कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड कर रहा है तो उससे एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक की तरह डिवाइड करना कंटिन्यू करेगा और एक रुक जाएगा वहीं पर और मैच्योर होना शुरू होगा। ठीक है, इसका एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? LT इक्वल्स L0 प्लस RT, where LT is length at time t, length at time t, L0 is length at time 0। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या लेंथ था? लेंथ एट टाइम 0। R is the rate of growth या elongation per minute। R is rate of growth per minute and T is duration जिसके लिए वो ग्रो कर रहा है, टाइम। ठीक है, T is the duration और टाइम फॉर विच इट इज ग्रोइंग। सो ये इक्वेशन याद रखना, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है एज न्यूमेरिकल। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, क्वेश्चन में आ जाएगा द इनिशियल लेंथ ऑफ अ शूट ऑफ प्लांट इज 10 सेंटीमीटर्स एंड इट इज डिवाइडिंग एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर मिनट। वॉट इज द लेंथ ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 मिनट्स? ठीक है, तो अब इसमें क्या लगेगा? अरिथमेटिक ग्रोथ लगेगा। हमें क्या निकालना है? L एट 5 निकालना है। L0 क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर्स। रेट क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर इंटू टाइम क्या दे रखा है? 5 मिनट्स। सो L एट टाइम 5 मिनट्स क्या होगा हमारा? 10 प्लस 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो ऐसा बेसिक सा एक न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है। अगर इसका चार्ट आप देखना चाहो, ग्राफ आप देखना चाहो, तो कैसा ग्राफ बनाएगा? ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में क्या होगा हमारा? टाइम होगा। वाई एक्सिस में क्या होगा हमारा? हाइट ऑफ प्लांट ले लो। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट वाई एक्सिस में ले लो। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एक स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ ऊपर पहले से हम दिखा रखे हैं, हाइट ऑफ प्लांट, ये हमारा है L0 मतलब एट टाइम 0 जो हाइट प्रेजेंट है वो ये है, और उसके बाद अरिथमेटिक ग्रोथ के साथ एक ग्राफ हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरे टाइप का ग्रोथ क्या होता है हमारा? दूसरे टाइप का ग्रोथ होता है हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ? जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल देगा। अब ऊपर क्या बताया कि एक मैच्योर हो जाएगा इन 2 सेल से, लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होगा। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या करेगा कि ये दोनों सेल्स और 2 सेल्स देंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल क्या 4 सेल्स होगी। ये 4 सेल्स अपने अपने फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई मैच्योरेशन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे बस सेल डिवीजन चले जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। सो इसमें फिर रुकेगा कब ये डिवीजन? ऐसे तो डिवीजन होता रहेगा। रुकेगा तब जब न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन बन जाएंगी। मतलब ये कि अभी तो न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं इनको, जब तक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ये सेल बस डिवाइड ही करते रहेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट मिलना रुक जाएगा तो उस लेवल में पहुंच के जितने भी सेल्स बन गए उतने लेवल में ही वो सेल्स रुक जाएंगे और फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो फिर आप इस ग्रोथ को पढ़ने के लिए 3 फेजेस में डिवाइड करोगे। क्या है? एक है हमारा लैग फेज, एक है हमारा लॉग फेज और एक है हमारा स्टेशनरी फेज। क्या है लैग फेज में? लैग फेज इज द इनिशियल फेज जहां पे अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स ग्रो कर रहे हैं। इट इज अ फेज ऑफ स्लो ग्रोथ। ठीक है, स्लो ग्रोथ मतलब सेल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है लेकिन अभी एक्टिवली डिवाइड करना शुरू नहीं किया है। लॉग फेज क्या? इट इज द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। इट इज द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो क्या होगा कि इसमें जो मैंने अभी समझाया डिवीजन का वो पूरा होगा। एक सेल आएगा, वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, 2 डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड करके 4 सेल्स बनाएंगी, है ना। तो ये डिवीजन चलता रहेगा। कोई मैच्योरेशन नहीं है इसमें, बस डिवीजन रैपिडली चलता रहेगा और ग्रोथ इन ग्रोथ नंबर्स में होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में फिर क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रोथ रुकेगा कब, मतलब ये सेल डिवीजन रुकेगा कब? जब आपकी न्यूट्रिएंट्स कम पड़ेंगी। स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, है ना। अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स तो देखो कभी अवेलेबल होगा ही नहीं किसी भी सेल को, हमेशा लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल होते हैं। तो एक बार आपने वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स खत्म कर लिया तो आपका डिवीजन रुक जाएगा। सो स्टेशनरी फेज इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन। जैसे न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हो गए तो वो स्टेशनरी फेज में चला गया। अब इसको यही चीज़ ग्राफ में अगर आप प्लॉट करना चाहो, अगर आप इसी को ग्राफ में प्लॉट करो तो कुछ ऐसा होगा। एक
सिग्मोइड ग्राफ मिलेगा आपको, है ना। इसमें भी एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस में क्या है हमारा, नंबर या वेट या साइज जो भी है आपका, जिस ऑर्गन में ये हो रहा है, साइज ऑफ ऑर्गन देख लो, ठीक है। सो होगा क्या, पहला क्या है आपका, लैग फेज है। लैग फेज में क्या हो रहा है, लैग फेज में सेल्स ग्रो कर रहे हैं लेकिन दे आर वेरी स्लोली ग्रोइंग एंड एक्टिव डिविजन वहां पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो सेकंड फेज क्या है फिर आपका, फेज ऑफ एक्टिव डिविजन, दैट इज योर लॉग फेज। उसके बाद फाइनली क्या है, न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन हो गया, तो हमारा फिर से सेल ग्रोथ एंड डिविजन रुक गया। तो वो कौन सा फेज है हमारा, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ठीक है। सो 3 फेजेस में हमारा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो रहा है। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, जैसे अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन बताया था, सिंपल सा था। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का क्या इक्वेशन है, अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल है तो इसमें इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इट इज शोन एज W1 इक्वल्स W0 ERT, वेयर W1 इज व्हाट, फाइनल साइज, W0 is what, initial size, initial size, R and T is same। R क्या है आपका, रेट है, ग्रोथ रेट, T क्या है आपका, टाइम ऑफ ग्रोथ है ना, कितना टाइम के लिए ग्रो कर रहा है। एंड व्हाट इज दिस E, दिस इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। व्हाट इज इट, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है। सो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। अब क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे लेकिन वो जरूर पूछेंगे आपसे कि इस इक्वेशन में R क्या है, T क्या है, W0 क्या है, W1 क्या है, E क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ का हम कैसे इक्वेशन डिनोट कर रहे हैं और हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब हमारा प्लांट ग्रो तो कर रहा है लेकिन जब प्लांट ग्रोथ हो रही है तो हम वो कंपेयर कैसे करेंगे। तो जब भी आपको प्लांट ग्रोथ कंपेयर करना है, 2 टाइप के ग्रोथ रेट्स होते हैं जो कंपेयर कर सकते हो आप, या तो वो होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ कंपेयर करोगे, या वो होगा रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ या रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ में हम कोई कॉमन बेस नहीं लेते, बेसिकली ग्रो कर रहा है कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमारा एक लीफ है, ठीक है, इनिशियली ये 5 सेंटीमीटर का था, ये ग्रो करके बन गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है इसका, 5 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा लीफ है जो इनिशियली था 20 सेंटीमीटर्स का, ग्रो करके बन गया 25 सेंटीमीटर्स, इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, 5 सेंटीमीटर्स। अब आप दोनों को देखोगे तो बोलोगे कि हाँ दोनों का ग्रोथ तो सेम ही है 5 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये सेम नहीं है। इसीलिए एब्सोल्यूट ग्रोथ से बेटर टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लीफ या कौन सा ऑर्गन या कौन सा प्लांट पार्ट जल्दी ग्रो कर रहा है, बेटर ग्रो कर रहा है, फास्टर ग्रो कर रहा है, उसके लिए विच इज द बेटर मोड ऑफ कंपैरिजन, दैट इज योर रिलेटिव ग्रोथ। सो आप रिलेटिव ग्रोथ में कंपेयर क्या करते हो, ग्रोथ ऑन अ कॉमन बेसिस, कॉमन बेसिस। सो आप बेसिकली एक बेस लोगे और उसके ऊपर की ग्रोथ आप कंपेयर करोगे। जैसे कि इस पहले लीफ में हमारा बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर्स का है ना, और दूसरा लीफ हमारा 20 सेंटीमीटर्स का है। तो 5 सेंटीमीटर से अगर आप देखोगे कि 10 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज डबलिंग इन द साइज, ठीक है, मतलब हमारा 100% ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। लेकिन 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे तो बस हमारा 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है, that is just 25% from its initial size, है ना। this is growing 100%, this is growing just 25%. so now you see कि relative growth जब हम compare कर रहे हैं तो जो leaf A है that is growing more and faster than leaf B। absolute growth में दोनों ने 5 सेंटीमीटर का ही साइज इंक्रीज किया, लेकिन relative growth में एक 100% से अपना साइज इंक्रीज करा और एक जस्ट 25% से साइज इंक्रीज करा है। so that is why relative growth is a better growth comparative measure। Now let's move to the conditions of growth। ग्रोथ होने के लिए हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ पानी चाहिए, कुछ ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्रोथ के लिए भी यही सारी चीज़ें चाहिए, है ना। कंडीशंस फॉर ग्रोथ क्या क्या है, एक तो प्लांट को वाटर चाहिए, अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। दूसरा, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, जैसे मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बताया था, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ग्रोथ में दोनों चीज़ें चाहिए, और दोनों चीज़ों के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। उसके अलावा क्या चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर सही नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। एनवायरमेंटल सिग्नल्स चाहिए। सिग्नल्स मतलब ये कि लाइट, ग्रेविटी, जैसे लाइट अगर आएगा और कहीं पे प्लांट को लाइट नहीं मिल रहा है तो जहाँ पे प्लांट को लाइट मिल रहा है उसकी तरफ प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा। तो क्या ये एनवायरमेंटल सिग्नल है, तो ये भी ग्रोथ को चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट प्लांट ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव कि प्लांट का ग्रोथ होने के बाद होता क्या है, ठीक है। सो देयर आर 3 प्रोसेसेस दैट हैपन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट। क्या होता है ये, सो डिफरेंशिएशन
इज नथिंग बट, एक बार सेल ग्रो हो गया, सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड होने के बाद ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, तो उसको क्या करना है, आप स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करना है। ठीक है, तो जो मैच्योर सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया देखो तुमने ये काम करना है, आप तुम यही काम करोगे। तो जब उसको स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन को अगर आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, मैच्योरेशन ऑफ सेल्स, कहाँ से सेल्स निकल रहे हैं, फ्रॉम मेरिस्टेम, फ्रॉम मेरिस्टेम। और किसके लिए आप उसको मैच्योर कर रहे हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये कि अब वो सेल डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रेकियरी एलिमेंट्स, ट्रेकियरी एलिमेंट्स, ट्रेकियरी एलिमेंट्स किस में रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ये रोल प्ले करते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रेकियरी एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, हमारा सेल क्या करते हैं, यहां पे अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म चला गया। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, इनका सेल वॉल स्ट्रांग हो जाएगा, तो इनमें सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये हाई टेंशन में भी एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंसेस में अपना वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, सेल में कुछ चेंजेस हो गए ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस कैरी आउट कर सके। अब उसके बाद एक प्रोसेस होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या है ये डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, अब नाम से पता चल रहा है डी डिफरेंशिएशन। तो एक बार क्या हुआ, पहले डिफरेंशिएशन हो गया, अब जो डिफरेंशिएट हो रखा है सेल उसको हम क्या बोलेंगे, एक काम करो, आपने जो अपना काम था डिफरेंशिएशन करने का वो काम छोड़ दो, आप वापस से सेल डिवाइड करना शुरू कर दो। तो जब उसको वापस सेल डिवाइड करना शुरू करना पड़ेगा तो क्या होगा, उसका डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हुआ था, डिफरेंशिएशन उसका हटा देंगे हम, तो वो हो गया डी डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहे तो रीगेन, मतलब पहले कभी कैपेसिटी थी डिवाइड करने की, डिफरेंशिएट होने के बाद वो डिवाइड करने की कैपेसिटी चलेगी, उसने स्पेसिफिक फंक्शन उठा लिया, अब हम वो कैपेसिटी वापस लाना चाह रहे हैं। सो रीगेन ऑफ कैपेसिटी, regain of capacity of division by the cells who have differentiated, by the cells once differentiated। मतलब ये कि जो डिफरेंशिएट हो रखे सेल्स हैं उन्हीं से हम चाहते हैं कि वो वापस डिवाइड करने की अपनी कैपेसिटी लेके आ जाए। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम, है ना, कॉर्क कैम्बियम कैसे बन रहा है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम में क्या, पहले वो मेरिस्टेम से निकला, मेरिस्टेम से निकलने के बाद वो डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट होने के बाद वो क्या बन गया, हमारा पैरेन्काइमा सेल्स बन गया, पैरेन्काइमा सेल्स। लेकिन प्लांट ने क्या बोला कि देखो अब हम चाहते हैं कि आप फिर से डिवाइड करना शुरू करो और आप हमारी गर्थ को बढ़ाओ। तो क्या हुआ कि पैरेन्काइमा सेल्स का डी डिफरेंशिएशन हुआ और उसने बनाया कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम वापस अब सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे थ्रू डिविजन। अगर इतना आपको समझ आ गया तो अब एक और टर्म है जिसका नाम है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि पहले हमारा क्या हुआ, मेरिस्टेम था, मेरिस्टेम से हमारा क्या निकला, सेल्स निकले, जो डिफरेंशिएट हुए उसने क्या बनाया, पैरेन्काइमा बनाया। जो पैरेन्काइमा बना वो डी डिफरेंशिएट हुआ, उसने क्या बनाया, कॉर्क कैम्बियम बनाया, कॉर्क कैम्बियम बनाया। अब जो कॉर्क कैम्बियम है ये फिर से डिवाइड करेगा, फिर से सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये जो सेल्स फाइनली डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम से निकली है ये भी क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेंगे, यानी कि इसको डिफरेंशिएट होना है फिर से। तो जब कॉर्क कैम्बियम डी डिफरेंशिएट होने के बाद सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो सेल्स फिर से डिफरेंशिएट हो रही है, उसको हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो दो टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, डी एंड री। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है। सो अगर आप देखोगे जैसा हमारा ग्रोथ प्लांट में ओपन टाइप का हो रहा था, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब कभी भी कोई भी चीज डिफरेंशिएट हो रही है, वापस डी डिफरेंशिएट हो रही है, उसके बाद रीडिफरेंशिएट भी हो रही है ना। तो सेम मेरिस्टेम से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बार बार निकल रहे हैं, दैट इज इट इज अ ओपन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। So that is all about your growth. Now let's move to the second part of the chapter, that is your development. डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में इससे पहले कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरफ जाए, डेवलपमेंट में एक डायग्राम या आई वुड से फ्लो चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बट उससे पहले व्हाट इज डेवलपमेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, ऑल द चेंजेस। डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल द चेंजेस दैट हैपन इन ऑर्गेनिज्म, दैट हैपन इन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट इट्स लाइफ। कहाँ से, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड, germination of seed to
सेनेसेंस, सेनेसेंस बेसिकली मतलब डेथ, senescence. तो entire thing that is happening in the entire life of the plant is what is called as the development. So development की जिस फ्लो चार्ट की बात कर रहा था वो सेल स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी मेरिस्टेम से, ठीक है। ये याद रखना, ये ऐसे आ जाता है क्वेश्चन के, डायग्राम दे देंगे, बीच में कहीं खाली छोड़ देंगे, ए बी सी डी करके उसको खाली छोड़ देंगे और बोलेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या करना है, ग्रो करना पड़ेगा, तभी वो डिवाइड कर पाएगा, है ना। तो जब ग्रो करता है तो क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रो करेगा। क्या है ये, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा उसके साथ क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन, जो हमने अभी तक पढ़ा है ग्रोथ में वही एक तरीके से समरी हो रही है यहाँ पे, इलोंगेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन प्रोसेस आएगा, वो डिफरेंशिएट करेगा कि उसको एक स्पेसिफिक काम करना है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको हम, मैच्योरेशन भी बोलते हैं, वो मैच्योर हो रहा है अब, मैच्योरेशन, करेक्ट। मैच्योरेशन से क्या होगा हमारा, फिर एक मैच्योर सेल मिलेगा हमें, है ना। मैच्योर सेल जो कि बॉडी का, प्लांट की बॉडी का सारा फंक्शन कैरी आउट करेगा। अब मैच्योर सेल का क्या होगा, फिर सेनेसेंस होगा। एक टाइम आएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, सेनेसेंस, और सेनेसेंस की वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। फाइनली द सेल विल डाई, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग कम्स अंडर डेवलपमेंट। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद जब डिवीजन हो रहा है तो कुछ कुछ डिवीजन होकर अपना मेरिस्टेमेटिक सेल, वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएंगे और कुछ आगे डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो सेल डिवीजन जब हो रहा है तो कुछ वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाने के लिए भी आएंगे, ठीक है। सो अगर एक तरीके से समराइज आप करना चाहो तो आप डेवलपमेंट को बोल सकते हो, क्या क्या है, डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इंक्लूड्स ग्रोथ as well as differentiation, growth plus differentiation. तो growth plus differentiation दोनों साथ में जब आप पढ़ोगे that is your development, ठीक है। growth plus differentiation, ठीक है। अब एक टर्म है जो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो मतलब क्या है उसका, that is plasticity, ठीक है। plasticity, what is plasticity? Plasticity is the ability of plant. देखो प्लांट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके पास बहुत सारी एबिलिटी होती है, भले ही ये एक ही जगह रहता हो लेकिन इसके पास, इसके सेल्स के पास इतनी सारी एबिलिटी होती है कि इट फैसिनेट्स द एंटायर बायोलॉजी वर्ल्ड। सो एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी मतलब आप लीफ को ले लो, ठीक है। अब लीफ का हमेशा शेप सेम नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा कि प्लांट ग्रो कहाँ पे कर रहा है, क्या वो वाटर में ग्रो कर रहा है, क्या वो लैंड में ग्रो कर रहा है। तो अगर वो लैंड में ग्रो कर रहा है तो उसके लीफ का शेप अलग होगा, अगर वो वाटर में ग्रो कर रहा है तो उसका लीफ का शेप अलग होगा। फेजेस ऑफ लाइफ, जब प्लांट छोटा होगा लीफ का शेप अलग होगा, जब प्लांट बड़े होगा उसी लीफ का शेप अलग होगा। सो ये जो अलग अलग चीज, एक ही स्ट्रक्चर का अलग अलग शेप निकल के आ रहा है, अलग अलग फॉर्म निकल के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। है लीफ लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 दे रखे, हेटेरोफिली। हेटेरोफिली मतलब अलग अलग टाइप के लीफ, हेटेरोफिली इन कॉटन, हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, ठीक है। अगर लार्कस्पर वाला डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, क्यूट सा, कि ऐसा हमारा क्या है, एक जुवेनाइल लार्कस्पर का लीफ है, ठीक है। और जैसे ही वो अडल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसी का लीफ कुछ ऐसे टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप का उसका लीफ बन जाएगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम अब जब देखोगे आपको समझ आएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस डायग्राम में भी यू कैन सी द डिफरेंस, राइट, कि जुवेनाइल लीफ और अडल्ट लीफ में कितना फ़र्क है। ये है जुवेनाइल मतलब बचपन वाला लीफ, और ये है क्या, अडल्ट। तो अडल्ट लीफ और जुवेनाइल लीफ में डिफरेंस देख रहे हो, मतलब दो अलग टाइप का लीफ बन रहा है इन द सेम प्लांट, जब वो बच्चा है और जब वो बड़ा हो रहा है। तो इसको हमने बोला है प्लास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ।
With that, we finish off with complete growth and differentiation part of the chapter. Now we'll move on to the most important section of this chapter, that is our plant growth regulators. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे कुछ ना कुछ सवाल पूछा ही जाता है, या तो केमिकल नेचर पे सवाल आ जाता है, या उसके फंक्शन में सवाल आ जाता है, या कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उस पर सवाल आ जाता है. लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब जब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी बताया था तो मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ बहुत सारे हार्मोन्स के कंट्रोल में है, तो वैसा ही कुछ प्लांट में भी है. वहाँ पे हमने उन्हें बोला था हार्मोन्स, है ना. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये कुछ नहीं है, बेसिकली केमिकल्स है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे. हमारे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है. सो एक टेबल में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नेम्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का केमिकल नेचर एंड उनकी डिस्कवरी किसने की थी वो आपको मैं एक ही टेबल में बता दूंगा, ताकि वो आपको ईजिली याद रहे और एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी भी उसकी आपको क्रिएट हो जाए. ठीक है, अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. एक होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और एक होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विथ कौन सा ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, कौन सा ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, लेट मी एनलिस्ट ऑल द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सबसे पहले क्या है हमारा ऑक्सिन. ठीक है, फर्स्ट इज आर ऑक्सिन, सेकेंड इज आर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन. थर्ड इज आर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड. ठीक है, फोर्थ इज आर गिबरेलिक एसिड. क्या है, गिबरेलिक एसिड. एंड फाइनली वी हैव आर इथाइलिन. सो यही 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल नेचर नाउ. याद रखने की चीज़ है ये, इसमें कुछ समझना नहीं है आपको. ठीक है, ऑक्सिन क्या है, एक इंडोल कंपाउंड है. रिमेंबर इट इज अ इंडोल कंपाउंड, सो केमिकल नेचर इज इंडोल कंपाउंड. साइटोकाइनिन इज अ एडेनिन डेरिवेटिव. व्हाट इज इट? इट इज एन एडेनिन डेरिवेटिव. ठीक है, उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या है, इट इज अ कैरोटिनोइड डेरिवेटिव. कैरोटिनोइड डेरिवेटिव. ठीक है, गिबरेलिक एसिड क्या है, इट इज अ टर्पीन इन नेचर. एंड इथाइलिन क्या है, इथाइलिन इज अ गैस इन नेचर. ठीक है, सो इंडोल कंपाउंड इज एन ऑक्सिन कंपाउंड. Auxin is an indole compound, cytokinin is adenine derivative, abscisic acid is carotenoid derivative, gibberellic acid is terpene and ethylene is an gas. ठीक है, now let's talk about the scientists जिनका रोल है इसके डिस्कवरी में एंड आइसोलेशन में. सो सबसे पहले ऑक्सिन में क्या है, 3 साइंटिस्ट्स हैं. डार्विन की फैमिली है, फैमिली मतलब चार्ल्स डार्विन हिमसेल्फ एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन. इन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, कि अगर आप लाइट दोगे प्लांट को तो वो लाइट की वजह से प्लांट क्या है, लाइट की तरफ बेंड करता है. और जो प्लांट का टिप है, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, उसकी वजह से वो कुछ केमिकल रिलीज करा है जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है. तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने वो बेंडिंग देखा था, बट उन्हें पता नहीं था कि कौन से केमिकल की वजह से बेंडिंग हो रही है. फिर आए हमारे FW वेंट, जिन्होंने सबसे पहली बार ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट याद रखना, ऑक्सिन का ही एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है, बाकी किसी भी साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड या गिबरेलिक एसिड या इथाइलिन का कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है. लेकिन ऑक्सिन का एक्सपेरिमेंट, और ये बचपन से ही आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, कि अगर लाइट दो प्लांट को तो प्लांट बेंड करता है लाइट की तरफ. फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं ना इसको, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट. तो ये फोटोट्रॉपिज्म हो किसकी वजह से रहा है, ऑक्सिन की वजह से रहा है. तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है. किसने किया था, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन. आइसोलेट किसने किया, FW वेंट ने. ठीक है, गिबरेलिक एसिड का क्या है, किसने किया है गिबरेलिक एसिड, कुरोसावा इज द साइंटिस्ट जिसने गिबरेलिक एसिड आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, फिर साइटोकाइनिन किसने काम किया साइटोकाइनिन पर, स्कुग एंड मिलर. ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किया, उसके ऊपर काम किया. एंड फाइनली इथाइलिन किसने आइसोलेट किया था, इथाइलिन वाज आइसोलेटेड बाय कजिन्स. ठीक है, तो ये 5 साइंटिस्ट है. एब्सिसिक एसिड के बारे में एनसीईआरटी में किसी भी साइंटिस्ट का कोई भी कंट्रीब्यूशन मेंशन नहीं किया गया है. हाँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये डिस्कवर हुआ, ये बताया गया है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसमें आपको किसी साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना. लेकिन ऑक्सिन में याद रखना 2 है, FW वेंट एंड डार्विन, दोनों डार्विन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन. साइटोकाइनिन में स्कुग एंड मिलर.
गिबरेलिक एसिड इज ई, कुरोसावा एंड इथाइलिन इज कजन्स। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्पेसिफिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जाएंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन से सवाल आते हैं। बट इवन बिफोर वी स्टार्ट विद द फंक्शंस, मैंने आपको बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं हमारे प्रमोटर्स और एक होते हैं हमारे इनहिबिटर्स। सो प्रमोटर्स कौन से हैं? जो ऑक्सिन है हमारा, इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, ऑक्सिन इज अ प्रमोटर। वैसे ही साइटोकाइनिन क्या है? इट इज अ प्रमोटर। गिबरेलिक एसिड क्या है? इट इज अगेन अ प्रमोटर। ठीक है, सो ये तीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारा प्रमोटर है। इट विल प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड इज अ इनहिबिटर। इनहिबिटर, इट विल इनहिबिट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड ग्रोथ एक्टिविटी सबको ये इनहिबिट करेगा। जो इथाइलिन है, इट इज बोथ। कभी कभी ये ग्रोथ प्रमोट करता है, कभी कभी ये ग्रोथ इनहिबिट करता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इनहिबिटर एक ही है आपका, दैट इज योर एब्सिसिक एसिड। कहीं पे भी बोला कि ग्रोथ इनहिबिट हो रहा है, कौन सा हार्मोन आ रहा है, कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ रहा है? एब्सिसिक एसिड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज आर ऑक्सिन। ठीक है, अब ऑक्सिन जैसे ही स्टार्ट होगा आपका टॉपिक एनसीईआरटी में, बगल में ही एक डायग्राम दे रखा है, लेकिन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया है। सो डायग्राम कैसा है कि एक ऐसा बेंडिंग दिखा रखा है, फिर थोड़ा सा कटा हुआ दिखा रखा है, फिर कटे हुए में ग्रोथ आ रखा है, एक कैप जैसा ग्रोथ आ रखा है, उसके बाद इसकी बेंडिंग दिखा रखी है ना? कुछ ऐसा डायग्राम है वो, है ना? तो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बेसिकली डायग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो क्वेश्चन इससे आ सकता है। सो यहाँ से डायग्राम के हिसाब से लाइट आ रही है। दिस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट जो डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट है ये। सो उनके एक्सपेरिमेंट में बताया क्या था कि कोलियोप्टाइल के टिप से कुछ केमिकल निकलते हैं जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है। सो एक्सपेरिमेंट में ए में क्या है? ए इज द कंप्लीट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, जहाँ पे लाइट आ रहा है यहाँ से, और लाइट आने की वजह से टिप ऑफ कोलियोप्टाइल में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन इज कॉजिंग द बेंडिंग ऑफ द एंटायर प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। बी में क्या किया कि उन्होंने टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल काट के निकाल दिया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ये टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल आप काट दो तो प्लांट वापस सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल हट गया, कट गया, तो हमारा जो सोर्स है ऑक्सीजन का वो चला गया। ठीक है, लेकिन अब टिप ऑफ कोलियोप्टाइल कटा नहीं रहेगा ना, वो ग्रो करेगा। तो सी में दिखाया गया है कि वो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज ग्रोइंग अगैन। और एक बार वो जब पूरा ग्रो कर जाता है तो क्या देख रहे हैं डी में कि जैसे ही उसने ग्रो किया, अब वो वापस हमारा ऑक्सीजन सेक्रीट कर रहा है टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। तो जैसे ही वो वापस ग्रो करेगा, ऑक्सीजन सेक्रीट करेगा, तो हमारा बेंडिंग फिर से प्लांट का हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट। So basically this showed कि ऑक्सीजन is the chemical which is released from the tip of the coleoptile. Okay? तो कहीं पे भी अगर सोर्स पूछेगा तो always remember it is the apices, that is the tip. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी सोर्स पूछा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सो रिमेंबर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज टिप। टिप, ट्रिप नहीं, टिप। टिप या एपाइसिस, एपाइसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, अगेन केमिकल नेचर क्या था? केमिकल नेचर जैसे मैंने बताया, जस्ट फॉर योर रिविजन, क्या है? इट इज इंडोल कंपाउंड। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, याद रखना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे ऑक्सीजन के? नेचुरल ऑक्सीजन है हमारे पास और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। नेचुरल ऑक्सीजन क्या? IAA अभी बताया जस्ट, क्या है? नेचुरल ऑक्सीजन है। उसके अलावा क्या? IBA इज ऑल्सो नेचुरल ऑक्सीजन। IBA क्या है? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड। सिंथेटिक, सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक में हमारा 2,4-D which is often used as a weedicide is what? It is an example of auxin. ठीक है, उसके अलावा NAA, NAA क्या है? Naphthalene acetic acid. It is also what? It is a synthetic auxin. ऑक्सीजन के फंक्शंस पे आ जाओ। रिमेंबर दिस, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या है? मैंने क्या बोला? इट इज़ अ प्रमोटर, है ना? तो सबसे पहले क्या करेगा? इट विल हेल्प इन इनिशिएटिंग रूटिंग, इनिशिएटिंग रूटिंग। गाइज ये सारी चीज़ें ना नोट्स में मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो उसमें आप देखना ये पॉइंट वाज अच्छे से आपको हाईलाइट करके मैंने मेंशन कर रखा है, जो आपको याद होने चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म्स। और वही इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, सो वो डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। इनिशिएटिंग रूटिंग किस में? स्टेम कटिंग्स में। ठीक है, मतलब ये जब रूटिंग इनिशिएट होगा तो प्लांट प्रोपोगेशन होगा। सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। सो रिमेंबर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन? सो रिमेंबर प्लांट प्रोपोगेशन में किसका रोल है? ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है? इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, प्रमोट्स फ्लावरिंग। इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर ना, तो सारी ग्रोथ वाली चीज़ें आ जाएंगी, रूटिंग, फ्लावरिंग,
प्रिवेंटिंग लीव्स फ्रॉम फॉलिंग, फ्रूट फ्रॉम फॉलिंग, है ना। तो क्या बोला दूसरा मैंने, प्रिवेंटिंग लीफ एंड फ्रूट फॉल, लीफ एंड फ्रूट फॉल, ठीक है। तो लीफ एंड फ्रूट फॉल भी प्रिवेंट हो जाएगा। और क्या इंड्यूस करता है ये, और क्या प्रमोट करता है, इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। अभी जस्ट बताया मैंने 2,4-D में कि इट इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। तो अगर क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड, सो रिमेंबर वहां पे क्या आएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन कौन सा ऑक्सिन आएगा, 2,4-D। मैंने वहां पे वीडीसाइड बोला था ना, वीडीसाइड हर्बिसाइड वही है। हर्बिसाइड क्या, हर्ब्स को मार रहा है, वीड क्या एक टाइप का हर्ब ही है ना। सो हर्बिसाइड, वीडीसाइड, व्हिचएवर यू वांट टू से, 2,4-D इज गोइंग टू किल द डाइकॉट वीड्स, ठीक है। एंड फाइनली इट ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन कंट्रोल करेगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग टिप्स एंड इट इज डूइंग व्हाट, ग्रोइंग टिप्स से जब प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट इलोंगेशन प्रमोट करता है, क्योंकि ये एपाइकल बड से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब तक एपाइकल बड रहेगा, जब तक एपाइकल बड रहेगा, प्लांट का ग्रोथ क्या, ऊपर की तरफ लीनियर ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लीनियर ग्रोथ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्लांट लैटरली भी ग्रो करे, है ना। सो लैटरल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एपाइकल बड काटना पड़ेगा। तो ऑक्सिन इज द केमिकल, ऑक्सिन इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसके वजह से एपाइकल डोमिनेंस आता है। एपाइकल डोमिनेंस मतलब ये कि प्लांट बस ऊपर ही ऊपर ग्रो करना चाह रहा है। तो अपाइकल डोमिनेंस हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रोइंग टिप है उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको डीकैपिटेट करना पड़ेगा। क्या, डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन। सो व्हेनेवर डीकैपिटेशन इज डन, डीकैपिटेशन की वजह से क्या होगा, ग्रोइंग टिप आप काट दोगे, काट के हटा दोगे। तो जैसे ही डीकैपिटेशन आप करोगे तो लैटरली बड निकलना शुरू करेगा, लैटरल बड, लैटरल बड। और लैटरल बड निकलने की वजह से वो प्लांट क्या, स्ट्रेट ना ग्रो करने की वजह से साइड्स में ग्रो करने लगेगा, ठीक है। सो एपाइकल डोमिनेंस याद रखना इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सिन, और उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डीकैपिटेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सिन्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज आर गिबरेलिन्स। व्हाट इज इट, इट इज गिबरेलिन। सो गिबरेलिन्स में क्या हो रहा है, गिबरेलिन इज अगेन अ प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्रमोटरी मतलब ये भी प्रमोट करेगा, लेकिन इसका एग्जांपल याद रखना बहुत सारे हैं, GA1, GA2, GA3, बहुत सारे हमारे गिबरेलिक एसिड्स डिस्कवर हुए हैं, लेकिन इसमें से GA3 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट अबंडेंट वन, ठीक है। अब क्या बोला, गिबरेलिक एसिड मतलब इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज इट्स नेचर, तो रिमेंबर इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस व्हिच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये क्या कर रहा है, इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सेस, ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सेस। ये दो जगह यूज होता है, एक जगह कहां पे, ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज करने में, ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज करने में। दूसरी यही चीज कहां पे इंक्रीज यूज होती है, शुगर केन में, शुगर केन में। शुगर केन में भी क्या होता है कि ये जो शुगर केन का लेंथ होगा, जितना लंबा शुगर केन होगा उतना ज़्यादा शुगर आएगा, है ना, उतना ज़्यादा शुगर की यील्ड बढ़ेगी। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एक्सेस, ये ग्रेप स्टॉक्स में भी यूज़ करेंगे, ग्रेप्स का जो स्टॉक है इसकी लेंथ बढ़ाने में, और शुगर केन की लेंथ बढ़ाने में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एक्सेस। सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली वो फ्रूट्स जो दिखने में अच्छे लगने चाहिए, जैसे कि एप्पल है आपका, ठीक है। सो एप्पल लोग छांटते ही वैसे ना कि किसका शेप अच्छा है, किसका कलर अच्छा है ना। सो टू इंप्रूव द शेप ऑफ द एप्पल, गिबरेलिन्स आर यूज्ड, ठीक है। दूसरी चीज, इट कैन बी यूज्ड टू डीले सेनेसेंस, डीले सेनेसेंस। व्हाट इज सेनेसेंस, सेनेसेंस इज बेसिकली जैसे ही फ्रूट पकेगा, बूढ़ा होगा, गिर जाएगा, लीफ बूढ़ा होगा, गिर जाएगा, है ना, दैट इज सेनेसेंस। लेकिन गिबरेलिन क्या करता है, इट इज गोइंग टू डीले दिस प्रोसेस। तो जब ये डीले करेगा तो क्या होगा कि आप फ्रूट को प्लांट्स में ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हो। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन प्लांट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्लांट में फ्रूट को रखोगे तो आप आराम से तोड़ के फिर बाद में उसको बेच सकते हो, तो मार्केट पीरियड भी उसका इंक्रीज हो गया। सो तीन चीजें अभी तक क्या क्या बताई, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सेस, इंप्रूव द शेप ऑफ द फ्रूट एंड इट डिलेज सेनेसेंस। उसके अलावा इट प्रमोट्स माल्टिंग प्रोसेस ये प्रमोट करता है। माल्टिंग कहाँ पे यूज होता है, माल्टिंग इज यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। जब आप लिकर बना रहे हो तो उस पार्ट में माल्टिंग का एक प्रोसेस होता है, तो माल्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करता है आपका गिबरेलिक एसिड। उसके अलावा अर्ली प्रोडक्शन ऑफ
सीड्स, ठीक है। तो अर्ली प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, अगर आप ये गिबरेलिन्स आप स्प्रे करोगे कॉनिफर्स में तो क्या होगा, सीड आपका जल्दी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड फाइनली बोल्टिंग, it promotes bolting. What is bolting? Bolting is the process of internode elongation, internode elongation before flowering actually happens. So अगर एक लंबा सा स्टेम है तो स्टेम में क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। सो ये जो नोड्स है उसके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं, है ना। तो बोल्टिंग क्या है कि ये इंटरनोड जो है, इंटरनोड को इलोंगेट किया जाएगा। इंटरनोड को इलोंगेट जब करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कैबेज है आपका, जो बीट है आपका, और जितने भी प्लांट है जिसमें रोजेट हैबिट मिलता है, क्या मिलता है, रोजेट हैबिट, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनमें आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर गिबरेलिन। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दैट इज योर साइटोकाइनिन। तो मैंने आपको बताया था ना 3 ग्रोथ प्रमोटर्स है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो पहले हम यही 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का सोर्स क्या है, साइटोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो कहाँ पे होंगे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर लोकेटेड इन रूट एपाइसिस, है ना। मेरिस्टेम रैपिडली डिवाइड कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या रूट एपाइसिस है। वैसे ही क्या शूट के बड्स में होंगे हमारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, है ना। उसके अलावा यंग फ्रूट्स, इन सब में क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारा साइटोकाइनिन आएगा। फंक्शन क्या क्या है साइटोकाइनिन का? सबसे पहला फंक्शन है न्यू लीफ प्रोडक्शन, न्यू लीफ प्रोडक्शन एंड मोर क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन। न्यू लीफ एंड मोर क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ अ साइटोकाइन। दूसरा लैटरल शूट ग्रोथ, लैटरल शूट ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ adventitious roots, adventitious roots, फॉर्मेशन ऑफ adventitious roots एंड lateral shoot growth किसका फंक्शन है, हमारा साइटोकाइनिन का फंक्शन है। ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस, देख रहे हो अब एपाइकल डोमिनेंस ओवरकम कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। सो ऑक्सिन क्या कर रहा था, एपाइकल डोमिनेंस प्रमोट कर रहा था। हमारा साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है। ओवरकम, एपाइकल डोमिनेंस ओवरकम करेंगे तो हमारे लैटरल बर्ड्स भी प्रमोट होंगे। लैटरल बर्ड्स प्रमोट होंगे तो हमारा क्या होगा, लैटरल शूट ग्रोथ होगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपाइकल डोमिनेंस। अगेन दिस विल ऑल्सो डू वॉट, डिले लीव सेनेसेंस। क्यों? क्योंकि ये भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इनहिबिटर नहीं है ना। प्रमोटर है तो क्या करेगा, ये लीफ सेनेसेंस प्रिवेंट करेगा। सेनेसेंस इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो हमने 3 प्रमोटर्स कर लिए, अब हम एक इनहिबिटर करेंगे, दैट इज योर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सीड का जर्मिनेशन इनहिबिट कर देगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज इनहिबिटेड। फिर क्या करेगा, इट विल प्रमोट डॉर्मेंसी, ठीक है। डॉर्मेंसी मतलब सीड जो है डॉर्मेंट हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। जर्मिनेट करके बड़ा नहीं होगा, वो डॉर्मेंट हो जाएगा। और क्या करेगा, ये करेगा आपका स्टोमेटा का क्लोजर, स्टोमेटा क्लोजर, ठीक है। तो जो स्टोमेटा क्लोजर है, जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो प्लांट क्या करेगा, पानी लूज नहीं करेगा स्टोमेटा के थ्रू, है ना। सो आप देखोगे डॉर्मेंसी, स्टोमेटा क्लोजर, इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें इनहिबिट हो क्यों रही है, क्योंकि प्लांट पे स्ट्रेस आ रहा है ना। दिस स्ट्रेस कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी या कोई भी काइंड का स्ट्रेस हो सकता है। उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए प्लांट एब्सिसिक एसिड रिलीज कर रहा है और ये एब्सिसिक एसिड चीज़ें इनहिबिट कर रही है ताकि प्लांट वो स्ट्रेस विथस्टैंड कर सके और स्ट्रेस खत्म होने के बाद वो वापस ग्रो करना शुरू कर सके, ठीक है। सो जो एब्सिसिक एसिड है, इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट। व्हाट इज इट? इट इज द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट। एंड जितने भी फंक्शंस है एब्सिसिक एसिड के, दोज आर ऑल एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिक एसिड, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मतलब गिबरेलिक एसिड जो भी काम कर रहा है उसको ठीक ऑपोजिट काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है। एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिक एसिड। एंड फाइनली लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारा, दैट इज आर इथाइलिन। जैसा मैंने बताया क्या होता है इथाइलिन, इथाइलिन इज नथिंग बट अ गैस, ठीक है। और ये आता कहाँ से है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ethylene? What is the source? So remember, source of ethylene is the tissues that are undergoing senescence and ripening fruit.
टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब जो बूढ़े होकर मरने वाले हैं, टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, द फ्रूट्स दैट आर गेटिंग राइपनड, अभी राइपनिंग फ्रूट्स। नाउ इथाइलिन का मैंने क्या बताया था, इट हैज़ बोथ प्रमोटरी एज वेल एज इनहिबिटरी रोल, तो कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें ये प्रमोट करेगा, कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें ये इनहिबिट करेगा। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फंक्शन हमारा इथाइलिन का होता है। तो सबसे पहला फंक्शन इथाइलिन का क्या है, इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इट प्रमोट्स सेनेसेंस, सेनेसेंस एंड एब्सिशन, एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स। किन ऑर्गन्स की हम बात करें, बेसिकली हम लीव्स एंड फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। तो एक जगह तो वो प्रमोट कर रहा है क्या, ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, और वहीं पे वो सेनेसेंस भी प्रमोट कर रहा है। सेनेसेंस मतलब लीव्स का बूढ़ा होकर गिरना, है ना, तो वो सेनेसेंस भी प्रमोट कर रहा है। तीसरी चीज क्या कर रहा है, इट इज प्रमोटिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रमोटिंग राइपनिंग, तो फ्रूट की राइपनिंग एंड सेनेसेंस ये प्रमोट कर रहा है। चौथी चीज, इट इज प्रमोटिंग द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द राइपनिंग फ्रूट। ठीक है, देखो जब फ्रूट राइपनिंग होगा उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, रेस्पिरेशन ज़्यादा कराना है उसको, है ना, प्लांट में रेस्पिरेशन बताया था आपको अभी पिछले चैप्टर में। सो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है उसका, तो रेस्पिरेटरी रेट कौन बढ़ा रहा है, हमारा इथाइलिन बढ़ा रहा है। सो इट विल एनहांस द रेस्पिरेटरी रेट, एनहांस रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, और इसी को हमने बोला है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, और इसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्ट्रिक। अब दूसरा प्रमोटरी रोल इसका देखो क्या प्रमोट करेगा, इट विल ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा था, सीड डॉर्मेंसी प्रमोट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इट इज ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होगा तो क्या होगा, इट विल प्रमोट जर्मिनेशन, है ना। सो ये क्या एक प्रमोटरी रोल है, लेकिन वहीं पे सेनेसेंस प्रमोट कर मतलब क्या है, इनहिबिटरी रोल भी है उसका। इथाइलिन इज ऑल्सो प्रमोटिंग रूट ग्रोथ as well as rapid internode growth, internode growth। ठीक है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो इनिशिएटिंग फ्लावरिंग, ऊपर फ्लावरिंग का सेनेसेंस भी करा रहा है और नीचे इनिशिएट भी कर रहा है फ्लावरिंग। सो एक तरीके से हर एक फंक्शन जो प्लांट में हो रहा है उसमें आप एक तरीके से देख सकते हो कि आपका इथाइलिन हार्मोन रोल प्ले करेगा। अब इथाइलिन हार्मोन इज ऑफन यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जो फार्मर्स हैं हमारे इथाइलिन हार्मोन यूज़ करते हैं। तो इथाइलिन हार्मोन कैसे यूज़ करेंगे, वो तो एक गैस है ना। सो बेसिकली वो कंपाउंड यूज़ करते हैं एथेफोन। ये कंपाउंड क्या होता है, इसको पानी में मिक्स किया जाता है और मिक्सचर को प्लांट के ऊपर दे दिया जाता है। तो प्लांट को जब ये मिक्सचर दिया जाता है तो वो क्या करता है, प्लांट इस मिक्सचर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के अंदर जाने के बाद एथेफोन फिर इथाइलिन धीरे धीरे रिलीज करता है। इथाइलिन इज रिलीज्ड स्लोली, और जब इथाइलिन रिलीज होता है तो इथाइलिन जाके क्या करेगा, फ्रूट राइपनिंग करा देगा, सो अगर कोई भी फ्रूट फार्मर्स ने अर्ली तोड़ के रखा है जो अभी रॉ है, तो उसको प्लांट से निकालने के बाद भी विथ हेल्प ऑफ इथेफोन वो राइपन करा सकता है। सो दैट इज वाई इथाइलिन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस है इथाइलिन के जो आपको मैंने जस्ट बताया। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स 3 है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर 1 है, और इथाइलिन है जिसके दोनों फंक्शन है। So that is the entire chapter of plant growth and development guys. I hope आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ गए हो। यहाँ पे जो फंक्शंस है हार्मोन का वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। उसमें आप निमोनिक्स भी बनाओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए ट्राई कि प्रमोटर प्रमोट कर रहे हैं, इनहिबिटर्स इनहिबिट कर रहे हैं, इथाइलिन दोनों काम कर रहे हैं। तो प्रमोटर में क्या क्या प्रमोट होगा, इनहिबिटर में कौन कौन सी चीज़ इनहिबिट होगी, और इथाइलिन अलग से प्रमोटर इनहिबिटर दोनों कौन सा काम मिक्स करके कर रहे हैं, वो आपको याद करके याद रखना है। सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो गाइज। इसके साथ हमारा प्लांट फिजियोलॉजी भी खत्म हो गया, एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट द यूनिट ऑफ सेल। उसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स हम अब नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल गाइज। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं। आई होप जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हैंड रिटन, वो भी आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो जाके वो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट डाउट ऑफ योर्स। सो दैट वुड बी ऑल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।